हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पीसीएम लाइव लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 10 जो आपकी साइंस है उसमें जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर आप बोर्ड परीक्षा 2025 देने वाले हो तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स बताऊंगा जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको जो भी आपके साइंस में चैप्टर हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उसमें से मैं आपको सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। कोई फर्जी टॉपिक नहीं बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है, उसी टॉपिक को बताऊंगा जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला हमारा जो चैप्टर आता है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएँ और समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएँ और समीकरण, इसमें से क्या इम्पोर्टेंट है वो मैं यहाँ पर लिख कर लाया हूँ। ज़्यादा टॉपिक्स नहीं बताएंगे। देखिए, इस चैप्टर में मैंने आपको 3 टॉपिक्स ही बताए हैं। इसमें कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है संयोजन और वियोजन अभिक्रिया। आपको संयोजन और वियोजन अभिक्रिया की पहचान करना और उसकी परिभाषा और उसका एक एग्जाम्पल आना चाहिए, क्योंकि अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आपको जो है उदाहरण ज़रूर लिखना है। क्योंकि देखिए, जो आपकी संयोजन और वियोजन अभिक्रिया अगर पूछेगा तो आप जो थ्योरी लिखेंगे ना, बोर्ड एग्जामिनर उसे ज़्यादा नहीं देखता है। आपकी जो रिएक्शन है, अगर आपने रिएक्शन को सही लिखा है तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। बट अगर आपने जो एग्जाम्पल है, जो आपका उदाहरण होता है, रिएक्शन होती है, वो आपने गलत लिख दिया तो वहाँ पर आपके नंबर कट जाएंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है एग्जामिनर के पास कि वो आपकी थ्योरी को पढ़ेगा। तो आप जो है, मैंने आपको बता दिया, आपको अभिक्रिया पर फोकस ज़्यादा करना है ना। वियोजन अभिक्रिया कैसी होती है और इसका जो रिएक्शन होती है ना, उस पर आपको फोकस करना है। सेकंड आपकी है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, है ना। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और ये जो है प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, इस पर जो है क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए मैं ये टॉपिक इम्पोर्टेंट कह रहा हूँ। एंड यहाँ पर नंबर 3 हमारा है रासायनिक समीकरण संतुलित करना, है ना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सभी स्टूडेंट्स को आता होगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि ये काफ़ी इजी टॉपिक है और ये जो है बोर्ड एग्जाम में आता है। 1 से 2 रिएक्शन आपको दे देंगे और वहाँ पर कहेंगे कि इस रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, है ना। तो आप इजीली कर सकते हो। एंड इसके बाद हम आते हैं हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, अम्ल, क्षार तथा लवण, है ना। अम्ल, क्षार तथा लवण, ये हमारा चैप्टर है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री में से, है ना। तो इसमें आप देखिए, आपको क्या क्या याद करना है, क्या क्या तैयार करना है। यहाँ पर देखिए, अम्ल, क्षार तथा लवण की सबसे पहले तो आपको परिभाषा और प्लस आपको उदाहरण भी पता होने चाहिए। अम्ल, क्षार तथा लवण चैप्टर का नाम है, तो तीनों की जानकारी आपको होना ज़रूरी है। तो आपको करना क्या है, अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषाएं भी तैयार करनी है और साथ ही साथ उदाहरण भी आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेकिंग सोडा, है ना। बेकिंग सोडा बनाने की विधि। अब बेकिंग सोडा कैसे बनाते हैं, उसकी एक मेथड होती है, वो आपको पता होनी चाहिए और रिएक्शन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है धावन सोडा, है ना। धावन सोडा क्या होता है, कैसे इसे बनाते हैं, इसकी बनाने की विधि आपको पता होनी चाहिए, इसे भी आप तैयार करेंगे। एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पीओपी बनाने की विधि। पीओपी बोले तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये आपको बनाने की विधि आपको आनी चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में पूछी गई है और ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस पर आपको ट्रिपल स्टार ज़रूर लगाना चाहिए। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं आपको जितने भी टॉपिक्स बता रहा हूँ उन्हें आप हल्के में मत लेना। जो आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम होता है ना, उसमें जब आप दे करके आएंगे प्री बोर्ड एग्ज़ाम, तो वहाँ पर भी आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। अगर वहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल गए तो आपको मेक श्योर हो जाना है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी ये पूछे जाएंगे, क्योंकि जो आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम है वो कुछ इस तरह से पेपर सेट करते हैं जिससे कि आपको बोर्ड का लेवल पता लग सके। क्योंकि अगर आपने जो है प्री बोर्ड को अच्छा कर लिया तभी आप बोर्ड को अच्छा कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और प्लस इसकी जो रिएक्शन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो आपकी केमिस्ट्री होती है ना, उसमें रिएक्शन मेन टॉपिक होता है। रिएक्शन आपको सही से पढ़ना चाहिए और करना आना चाहिए। तो उदासीनीकरण आपको अच्छे से
पढ़ लेना है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, इसकी रिएक्शन क्या होती है, आपको पढ़ लेना है। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, जो कि है धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए इसमें से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको धातु और अधातु के बारे में ही जानकारी प्राप्त करनी है और कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि धातु और अधातु ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, इसमें से ज़्यादातर टॉपिक्स नहीं आते हैं। ओके, तो आपको धातु और अधातु के बारे में पढ़ लेना है। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, कार्बन और इसके यौगिक, यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो यहाँ पर आप देखिए आपका जो फर्स्ट टॉपिक है इसमें संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आपके जो संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और मेन चीज़ इस पर डिफरेंट पूछ सकता है, तो आपको जो है इसके अंतर को तैयार करना है। कार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, इसके बीच में आपको अंतर आना चाहिए। एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सजातीय श्रेणी, है ना। सजातीय श्रेणी क्या होती है और इसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। एंड इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, IUPAC नेम। आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर्स को उठाकर देखेंगे ना, तो कोई सेट आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कि आपको IUPAC नाम ना पूछा गया हो। तो IUPAC नाम आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे तो आप ज़रूर तैयार कीजिएगा, बिकॉज इसके नंबर आपके फिक्स होते हैं। 1 से 2 तो ज़रूर पूछेगा कि कंपाउंड दे देगा आपको और कहेगा कि इसका IUPAC नाम लिखिए। तो IUPAC नामकरण तो आपको आना ही चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने सीख भी लिया होगा और वो तैयारी भी कर रहे होंगे अच्छे से, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साबुनीकरण अभिक्रिया, है ना। साबुन कैसे बनाते हैं, साबुन का फॉर्मूला होता है, काफ़ी लंबा चौड़ा फॉर्मूला होता है, उसे आपको तैयार करना है, और साबुन बनाने की विधि जो होती है आपको याद करनी है। ओके, साबुन की अभिक्रिया आपको आनी चाहिए, रिएक्शन, है ना। तो दोस्तों ये तो हमारे 4 चैप्टर हो गए किसके, केमिस्ट्री के। अब हम बात करेंगे बायोलॉजी पर कि हमारे बायोलॉजी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं लिया है तो। अदरवाइज़ मैं आपको जो है टेलीग्राम पर इसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि आपके लिए बेनिफिट होगी, है ना, क्योंकि फिर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, आप डाउनलोड कर लेंगे एंड ईजिली आपको पता लग जाएगा कि आपके कौन कौन से क्लास 10 साइंस में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, है ना। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। एंड अब हम देखने वाले हैं बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। तो चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास 10 साइंस में जो बायोलॉजी है उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए चैप्टर नंबर जो आपका 5 है जैव प्रक्रम, है ना। जैव प्रक्रम में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहला आपका टॉपिक होता है पाचन तंत्र, है ना। पाचन तंत्र आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए और प्लस इसका चित्र भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए चित्र ज़रूर आएगा बायोलॉजी में, चित्र ज़रूर पूछा जाता है, चाहे वो पाचन तंत्र का पूछे, श्वसन तंत्र का पूछे या फिर उत्सर्जन तंत्र का पूछे। तो इन तीनों के आपको जो है चित्र तो तैयार करने ही करने हैं। ओके, तो श्वसन तंत्र के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, प्लस आपको उत्सर्जन तंत्र के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। जैव प्रक्रम चैप्टर में ज़्यादातर जो है डायग्राम्स हैं तो वो आपको तैयार कर लेने, जो कि फिगर्स है ना। तो पाचन तंत्र आपको तैयार करना है, श्वसन तंत्र भी आपको तैयार करना है और प्लस उत्सर्जन तंत्र भी आपको तैयार करना है। ओके, कहीं से भी इसमें ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है और जो है आपके जहाँ से जो है बड़े क्वेश्चंस बनते हैं ना, तो आपको ये बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। 3 टॉपिक्स बताए मैंने, इसमें से ही एक ना एक मिलेगा, तो आप इन तीनों को अच्छे से तैयार करिएगा। एंड इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर पर, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 का क्या नाम है, जीव जनन कैसे करते हैं ना। जीव जनन कैसे करते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से देखिए क्या क्या पूछ सकता है, लैंगिक जनन के बारे में पूछेगा और प्लस अलैंगिक जनन के बारे में पूछेगा। देखिए इन दोनों टॉपिक्स में से एक ना एक ज़रूर पूछेगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। या फिर लैंगिक जनन पूछेगा या फिर अलैंगिक जनन पूछेगा। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर परागण स्वपरागण अंतर, है ना। परागण के बारे में आपको पता होना चाहिए और प्लस इसका अंतर आपको पता होना चाहिए, ये आप याद रखेंगे। ओके, एंड इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि महा इम्पोर्टेंट है, पुष्प की संरचना। फ्रेंड्स जो आपका पेपर है उसमें अगर ऊपर वाले जैव प्रक्रम में से डायग्राम या फिगर जो कहते हैं नहीं आया, तो यहाँ से जो है पुष्प की संरचना तो 100% आएगा। ओके, तो यहाँ से आपको बता दें, ये पुष्प की संरचना है, इसकी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। आपको जो है फिगर बनाना आना चाहिए, प्लस आपको जो है नामांकन चित्रण आना चाहिए, क्योंकि नाम भी आपको लिखने होते हैं, है ना। प्लस ये हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नर तथा मादा जनन
तंत्र, है ना, नर तथा मादा जनन तंत्र। इसका आपको डायग्राम आना चाहिए, नर का जनन तंत्र कैसा होता है और मादा का जनन तंत्र कैसा होता है, वो आपको डायग्राम जो फिगर होता है ना वो आपको बनाना आना चाहिए। ये टॉपिक देने का मतलब यही है कि आप जो है इन चीज़ों के बारे में जानें। तो इस चैप्टर में से जो भी इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया, आपको जो है ये 5 टॉपिक तैयार करने ही करने हैं। एंड इसके बाद जो हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा कौन सा चैप्टर है, तो यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर हमारा 7 है, जो कि है नियंत्रण एवं समन्वय। ये जो है पहले चैप्टर क्लोज कर दिया गया था, यानी हटा दिया गया था, लेकिन ये फिर से ऐड कर दिया गया है। तो इसमें जो है मानव मस्तिष्क पूछा जा सकता है, मानव मस्तिष्क में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पुटअप करेगा। एंड यहाँ पर आपको जो है नेक्स्ट टॉपिक है तंत्रिका तंत्र, है ना, तंत्रिका तंत्र क्या होता है इसके बारे में आपको जानकारी जो है पूरी होनी चाहिए। ये 2 ही टॉपिक इसमें से इम्पोर्टेंट है जो कि मैंने आपको बता दिए। मैंने आपको बताया जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा कोई फर्जी टॉपिक नहीं बताऊँगा जो कि नहीं आता है। एंड इसके बाद जो देखिए नेक्स्ट हमारा चैप्टर है अनुवांशिकता, इसके बारे में देख लेते हैं इसमें कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 अनुवांशिकता, है ना, अनुवांशिकता। इसमें से आपको 4 टॉपिक तैयार करने हैं। पहला टॉपिक है डीएनए तथा आरएनए में अंतर, डीएनए और आरएनए में अंतर। अगर आता है तो ये ज़रूर पूछेगा, अगर ये नहीं आएगा तो इसमें से जो नेक्स्ट टॉपिक है मेंडल के अनुवांशिकता का नियम, है ना, मेंडल के अनुवांशिकता का नियम ज़रूर पूछेगा। 3 नियम दिए थे मेंडल ने, और मेंडल ने जो है मटर के पौधे पर ही क्यों प्रयोग किया था, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको जो है मेंडल के नियम अच्छे से तैयार करने हैं और यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। एंड इसके आगे बढ़ते हैं, जो टॉपिक हमारा 3 है, इसमें से हमसे पूछ सकता है कि एक संकर संकरण क्या होता है, द्विसंकर संकरण क्या होता है। ये आपको याद रखना है, एक संकर और द्विसंकर संकरण के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। एंड इसके बाद है लिंग निर्धारण कैसे करते हैं, यानी कि लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया पता होना चाहिए, प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं अनुवांशिकता चैप्टर से। तो फ्रेंड्स ये जो है चैप्टर 8 हो गए जो कि हमारे बायोलॉजी के थे। एंड इसके बाद जो हमारी फिजिक्स आती है, फिजिक्स के तो काफ़ी स्टूडेंट्स को डर लगता है, तो उसमें से भी मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ। तो चलिए उसमें हम फिजिक्स में देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। बट उससे पहले आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, आपके लिए टॉपिक्स ढूंढने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है। तो चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। सो फ्रेंड्स यहाँ से हमारी जो है फिजिक्स स्टार्ट हो जाती है, जो कि हमारा 9th चैप्टर से होती है, चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 का क्या नाम है, प्रकाश, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, है ना, ये हमारे चैप्टर का नाम है। और फ्रेंड्स आपकी जानकारी के लिए बता दें, यहाँ से जो है ज़्यादातर नंबर ऑफ़ वेटेज का जो क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादातर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिजिक्स में पूछे जाएंगे। तो ये आपको चैप्टर पूरा कंठस्थ होना चाहिए। और यहाँ से कहीं से भी देखिए ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा यहाँ से, प्लस न्यूमेरिकल भी पूछेगा, प्लस थ्योरी भी पूछेगा, और आपका जो डायग्राम होता है ना वो भी यहाँ से पूछ सकता है। तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके यहाँ से क्वेश्चन बने, और अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो बड़े नंबर में क्वेश्चन बनेगा, ये भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ से देखिए आपका जो फर्स्ट टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, सेकंड टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। देखिए चैप्टर का जो नाम है वही आपको पता होना चाहिए, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसके कितने नियम होते हैं, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसके कितने नियम होते हैं, स्नेल का नियम क्या होता है। ये छोटी मोटी चीज़ें पूछेगा जो कि 1 से 2 नंबर की होंगी, लेकिन जो आपके अवतल और उत्तल दर्पण से संबंधित जो प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ होती हैं ना, वो अगर पूछता है तो वो बड़े नंबर में पूछेगा। ये आपको याद रखना है, जो प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ होती है। देखिए ये चैप्टर मैंने आपको पहले ही जो है पढ़ा रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप इस चैप्टर को कंप्लीट पढ़ लीजिएगा। क्योंकि देखिए ये चैप्टर फिजिक्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है और इससे हर साल क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए मैंने ये चैप्टर सबसे पहले आपको कंप्लीट कवर कराया है। तो जिसमें कि मैंने आपको प्रकाश का परावर्तन और दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनते हैं और दर्पण संबंधित जो परिभाषाएं होती हैं वो आपको सारा कुछ बता रखा है, तो आप देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है वीडियो का, है ना। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको बोला प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, है ना, ये दोनों आपको पता होने चाहिए, इसमें से एक ना एक ज़रूर पूछेगा। एंड यहाँ पर जो है अवतल और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसकी स्थितियाँ आपको पता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि है लेंस से प्रतिबिंब का बनना, है ना, लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनता है वो भी आपको पता होना चाहिए। लेंस और दर्पण यही 2 चीज़ें हैं और इन पर ही खेल है पूरे चैप्टर का, है ना। अब यहाँ पर आप देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टॉपिक नंबर 5 जो कि है दर्पण से संबंधित परिभाषाएं।
जो कि मैंने आपको पढ़ रखा है। दर्पण से संबंधित सभी परिभाषाओं को पढ़ रखा है, क्योंकि परिभाषा कोई भी पूछ सकता है। वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, और ध्रुव क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें पूछ सकता है। तो आपको जो है दर्पण से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं हैं, अगर वो आपको क्लियर होंगी तो क्वेश्चन कहीं से भी घुमा करके दे देगा, आप उसे कंप्लीट अटेंड कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या होती है और इसका एक फॉर्मूला होता है, और प्लस इस पर जो है न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। देखिए न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है, फिजिक्स का नाम दूसरा नाम न्यूमेरिकल होता है, तो न्यूमेरिकल तो यहाँ से ज़रूर पूछेगा। फिजिक्स में से न्यूमेरिकल तो आएंगे ही आएंगे, इसमें तो आपको कोई दो राय नहीं है। तो फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो चैप्टर नंबर 10 है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप देखिए, जो कि है चैप्टर नंबर 10 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, यहाँ से जो है 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लिए हैं मैंने, जो कि है पहला निकट दृष्टि दोष क्या होता है। निकट दृष्टि दोष क्या होता है और इसका कारण प्लस निवारण दोनों आपको तैयार करना है, क्योंकि देखिए अगर निकट दृष्टि दोष आएगा तो वहाँ पर हमसे कह देगा कि कारण और निवारण समझाइए। तो आपको जो है निकट दृष्टि दोष पढ़ेंगे तो आपको जो है कारण और निवारण दोनों तैयार करना है। ओके, एंड इसके बाद जो हमारा है दूसरा दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में से एक न एक ज़रूर पूछेगा, दोनों नहीं पूछेगा, क्योंकि देखिए 60 सेट बनते हैं और 7 सेट में जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेड हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, इनके जो है कारण प्लस निवारण दोनों आपको पता होने चाहिए कि निकट दृष्टि दोष क्यों होता है और इसमें जो है कौन से चश्मे का इस्तेमाल किया जाएगा, अवतल या उत्तल लेंस का उपयोग किया जाएगा, है ना। तो वो कारण और निवारण आपको दोनों पता होना चाहिए। प्लस यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं, ये मैं आपको बता दूँ, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बन जाते हैं, तो आपको याद रखना है। एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मानव नेत्र, है ना। मानव नेत्र का सबसे पहले तो आपको चित्र आना चाहिए। मानव नेत्र का चित्र आपको बनाना आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी चित्र पूछ सकता है। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जो हमारी होती है वो बायोलॉजी से चित्र आने की होती है, बट आपको जो है फिजिक्स में भी काफ़ी सारे जो डायग्राम्स होते हैं, फिगर्स होते हैं, वो आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पर जो है मानव नेत्र वाला है, तो यहाँ से आपको जो है मानव नेत्र का चित्र तैयार कर लेना है। ओके, एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, क्योंकि न्यूमेरिकल है, इसमें तो बताने की ज़रूरत ही नहीं। आपके जितने भी चैप्टर हैं फिजिक्स में, उसमें से आपको न्यूमेरिकल तो ज़रूर ही तैयार करना है। ओके, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए नेक्स्ट हमारा चैप्टर आ जाता है चैप्टर नंबर 11, है ना। चैप्टर नंबर 11 में हमारा क्या इंपॉर्टेंट है, जो कि चैप्टर का नाम है विद्युत, है ना। विद्युत काफ़ी स्टूडेंट का ये जो है चहीता जो है चैप्टर होता है, काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है। अगर आप इसे समझ के पढ़ेंगे ना तो काफ़ी आसान चैप्टर है ये। ओके, इसमें से जो है सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ओम का नियम, है ना। ओम का नियम तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को आता ही है, प्लस इसका सत्यापन आपको तैयार करना है। काफ़ी लोग जो है ओम का नियम सिर्फ पढ़ लेते हैं, उसकी परिभाषा, सत्यापन उसका तैयार ही नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पर सत्यापन आएगा तो बड़े नंबर्स में आएगा और काफ़ी स्टूडेंट्स इसे तैयार नहीं करते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, ओम का नियम आप तैयार कर रहे हो तो उसका सत्यापन भी आपको तैयार करना है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इजीली इसे समझ सकते हो। ओम का नियम बहुत आसान है, इसे समझना बहुत आसान है, डेरिवेशन भी बहुत आसान है। तो मैंने आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाया है। अगर देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी। एंड यहाँ पर आप देखिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है विद्युत धारा, है ना। विद्युत धारा क्या होती है और इसका फॉर्मूला होता है, प्लस इसके न्यूमेरिकल भी आएंगे, तो विद्युत धारा की आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टॉपिक नंबर 3, जो कि है विद्युत प्रतिरोध, है ना। विद्युत प्रतिरोध क्या होता है और प्लस विद्युत प्रतिरोधकता, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता अलग अलग हैं। विशिष्ट प्रतिरोध, इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यहाँ से जो आपके फॉर्मूलेज भी बन जाते हैं, छोटे मोटे फॉर्मूलेज बनेंगे, तो उन्हें भी आपको याद रखना है, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड भी न्यूमेरिकल आ सकता है ना। फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है समांतर क्रम संयोजन, और इसके बाद है श्रेणी क्रम संयोजन। जो आपका प्रतिरोध होता है ना, उसको समांतर क्रम संयोजन कैसे करते हैं, और इसका भी डेरिवेशन होता है, इसका भी डेरिवेशन होता है, और श्रेणी क्रम संयोजन इसका भी डेरिवेशन होता है। तो ये 2 डेरिवेशन आपके यहाँ से हो जाते हैं विद्युत चैप्टर से, तो इन्हें आपको याद कर लेना है, तैयार कर लेना है। देखिए विद्युत प्रतिरोध जो होता है ना, उसे हम श्रेणी क्रम में भी जोड़ते हैं, समांतर क्रम में भी जोड़ते हैं। इसका जो है डेरिवेशन होता है, और प्लस हमारा एक फॉर्मूला निकल के आता है R=R1 + R2 + R3। ये किसका होता है, तो ये श्रेणी क्रम का होता है। और समांतर क्रम में क्या होता है,
1/r = 1/r1 + 1/r2 इस तरह से होता है ना। तो आपको जो है फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आपको बोलूँगा न्यूमेरिकल पर भी आपको प्रैक्टिस करनी है। न्यूमेरिकल्स पर काफ़ी स्टूडेंट जो है प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जिस वजह से उनका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका पेपर है कुछ इस तरह से डिसाइड होता है। अगर आपने न्यूमेरिकल में ज़्यादा टाइम दे दिए तो आपके क्वेश्चन छूट सकते हैं। इसलिए आपको जो है न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होनी चाहिए और आपको जो है टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना है, क्योंकि पेपर काफ़ी स्टूडेंट का छूट जाता है। क्योंकि फिजिक्स का काफ़ी ज़्यादा लेंथी होता है। बायोलॉजी और केमिस्ट्री तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स कवर कर लेते हैं, बट फिजिक्स में उनकी गाड़ी अटक जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमने चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी तक समझ लिया है, एंड इसके बाद जो हमारा चैप्टर नंबर 12 है उसे भी देख लेते हैं उसमें से क्या इम्पोर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 12 पर, जो कि है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो ये चैप्टर भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से देखिए 8 टॉपिक्स को मैंने छाता है, तो इसका मतलब ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए, सबसे पहले इसमें टॉपिक आएगा चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, है ना। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, उनकी जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए। प्लस यहाँ से हमें पूछेगा कि बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है, बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है और इसका जो फॉर्मूला होता है आपको याद रखना है। एंड इसके बाद फ्लेमिंग के देखिए 2 नियम दिए थे फ्लेमिंग ने, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। यहाँ से एक न एक पूछेगा। देखिए, फ्लेमिंग के या फिर दाएं हाथ का नियम पूछ दे या फिर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पूछ दे, इन दोनों में से एक न एक ज़रूर पूछेगा। प्लस यहाँ से हमें पूछेगा कि मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेज का नियम। मैक्सवेल का जो दक्षिणावर्त पेज का नियम था ना, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन उठ सकता है। एंड इसके बाद हमारा नेक्स्ट है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि चैप्टर का नाम है। ऑब्वियसली इसको आपने तैयार किया ही होगा जब चैप्टर पढ़ा है। एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैराडे का नियम, है ना। फैराडे का नियम आपको पढ़ना है। देखिए, या फिर फैराडे का नियम पूछेगा या फिर बायो-सेवर्ट का नियम पूछेगा, इन दोनों में से भी एक न एक ज़रूर पूछेगा। तो आपको याद रखना है। देखिए, दोनों याद करना है आपको। अब फ्लेमिंग के 2 नियम हैं, तो ऐसा नहीं कि उसमें से एक ही तैयार करें, क्योंकि हो सकता है आपने दाएं हाथ का नियम पढ़ा और आ गया बाएं हाथ का। तो इसलिए आपको जो है दोनों तैयार करने हैं। अगर आपका टारगेट अच्छा है तो आपको जो है उसी लेवल की जो है तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप इग्नोर करते हुए चल रहे हो टॉपिक्स को, है ना। तो मैंने आपको बता दिए फ्लेमिंग के 2 नियम थे, तो दोनों आपको तैयार करने हैं। कोई पता नहीं कि आपके पेपर में जो है बाएं हाथ का नियम आ जाए या फिर दाएं हाथ का नियम आ जाए, तो आपको दोनों तैयार करना है। प्लस न्यूमेरिकल तैयार करना है, जो कि मैंने आपको बता दिया। फिजिक्स के चैप्टर जितने भी हैं सबके न्यूमेरिकल्स होते हैं, सबको आपको तैयार करने हैं। और न्यूमेरिकल में ज़्यादातर प्रैक्टिस करनी होती है, और प्लस डेरिवेशंस भी ज़्यादा है नहीं, तो डेरिवेशंस को आपको अच्छे से तैयार करना है। अब यहाँ पर जो हमारा लास्ट चैप्टर है, जो कि है अध्याय नंबर 13 चैप्टर नंबर 13, यहाँ से जो है हमारा पर्यावरण, जो कि काफ़ी हलवा चैप्टर है। इसे तो बिना पढ़े भी आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं नहीं। ओजोन परत का अपक्षय क्या होता है, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है ओजोन का, तो O3 होता है। इस तरह से आपको तैयार करना है। देखिए, ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं, ये आपको पढ़ लेना है। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, ये मैं पहले ही बता देता हूँ। इसलिए मैंने जो है यहाँ से 2 टॉपिक्स को उठाया है, तो इसे आप तैयार कर लेना, ओजोन परत का अपक्षय और ऊर्जा के स्रोत, है ना। तो यहाँ से आपको ये तैयार कर लेना है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से जो हमारी फिजिक्स है वो भी कंप्लीट होती है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको क्लास 10th जो आपकी साइंस है उसमें से आपको 50 टॉपिक्स तो ईजिली बन जाएंगे। यहाँ पर मैंने जो है हर एक चैप्टर्स में से 8, 5, 7 इस तरह से टॉपिक्स को उठाया है। तो 50 टॉपिक्स तो 100% बनेंगे, और इन टॉपिक्स को आप हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। ये आपको प्री बोर्ड में भी देखने को मिलने वाले हैं। जब आप प्री बोर्ड एग्ज़ाम दे करके आओगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इस वीडियो से आपके कितने क्वेश्चन फंसे हैं और किसने नहीं फंसे हैं। ओके, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि और स्टूडेंट्स को भी पता लग सके। और मैंने आपको बता दिया, अगर आपके प्री बोर्ड में देखने को मिल जाए तो आपको मेक श्योर हो जाना है कि आपकी बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, हमारी मेहनत अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जाती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।